बिल्कुल बेसिक से अगर आपसे बात की जाए, बिल्कुल बेसिक से अगर आपसे बात की जाए तो लिखा जाता है क्या? ईवीएस। और हमने आपसे कहा था कि ईवीएस जितने लेटर हैं उतने ही सब्जेक्ट हैं इसमें, ठीक है। इसका जो फुल फॉर्म होता है वो क्या होता है बताइए? इन्वायरमेंटल स्टडीज। इन्वायरमेंटल स्टडीज को कहते क्या है हिंदी में? पर्यावरणीय अध्ययन। पर्यावरणीय अध्ययन, ठीक है। और पर्यावरणीय अध्ययन में एक प्रश्न पूछा जाता है कि ईवीएस किन विषयों का मिश्रण है, या ईवीएस किस किस सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन है, ठीक है। नंबर वन, जो सबसे पहली चीज आती है, वो आती है सोशल साइंस। क्या आती है भैया? सोशल साइंस। आप ईवीएस का सिलेबस आज जाके देखिएगा तो उसमें दो चीजें खूब भर भर के रखी हुई है। एक, इस सोशल साइंस में देखो, सोशल साइंस अभी आपने पीछे लिखा था, सोशल साइंस में कितने सब्जेक्ट आते हैं? 4, मेनली हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी एंड इकोनॉमी। लेकिन आपको यहाँ पे सोशल साइंस में केवल 2 सब्जेक्ट ध्यान देने हैं बस। एक आपको ध्यान देना है क्या? जियोग्राफी। और एक आपको ध्यान देना है पॉलिटी, ठीक है। मतलब हिस्ट्री पे काम नहीं करना है, इकोनॉमिक्स पे काम नहीं करना है, ठीक है। तो जो लोग इस क्लास में बैठे हैं और सेकंड पेपर भी देना चाहते हैं, उनके लिए 2 सब्जेक्ट तो कॉमन है, अगर उनका बीए है तो। साइंस वाले चले गए, ठीक है, ओके। जो हमारा दूसरा सब्जेक्ट आता है, दूसरे सब्जेक्ट में हमारा आता है साइंस। आज थोड़ा सा मेरा मूड साइंस वाला नहीं था, वरना ये भी न जाती, ठीक है। साइंस भी तो ये हिस्सा है, और साइंस में केवल एक, मेनली, मैं ऐसा नहीं कर रहा हूं कि एक, लेकिन जो मेनली है वो क्या आता है? बायोलॉजी, ठीक। और बायोलॉजी के 2 पार्ट होते हैं। एक को क्या बोलते हैं? एक को बोलते हैं जूलॉजी। एक को क्या बोलते हैं? जूलॉजी। और एक को क्या बोलते हैं? बॉटनी। जूलॉजी में एक ही ओ होगा क्या, कि डबल ओ होगा? ठीक है सर, आप जो ईवीएस पढ़ाएंगे तो प्राइमरी, ईवीएस तो प्राइमरी ही है, ईवीएस का मतलब तो प्राइमरी ही है। लेकिन जो लोग सेकंड पेपर दे रहे हैं उनके लिए ये कंपलसरी है, पूरा वही है। मैं कैसे बदल सकता हूं? अगर मैं सोलर सिस्टम पढ़ा रहा हूं तो सोलर सिस्टम में कैसे चेंज किया जाए? हाँ, लेवल का अंतर हो सकता है। अगर प्राइमरी वाले हैं तो उनके लिए हल्के लेवल की बात, जो मैथ साइंस से हैं उनके लिए मैथ की क्लास अलग से हो सकती है, साइंस की क्लास में वो बैठ सकते हैं। हाँ हाँ, सब आएंगे। देखो, हमारे कहने का मतलब भैया, एक बात आप समझो कि आज आप कह सकते हो कि सर मुझे नहीं पढ़ना, लेकिन अगर आप सीटेट क्वालिफाई होगे और 1 महीने बाद आपका सुपर टेट का एग्जाम आ जाएगा, तो फिर आप किसी भी बहाने से अपना बचाव नहीं कर सकते। फिर उसके बाद काम आएगा एक्सपीरियंस, कि हमने पुराना क्या पढ़ रखा है। फिर ताजा ताजा बनाओ, ताजा ताजा खाओ, वो नहीं हो सकता। फिर आपको दिखेगा कि मैंने पिछले में क्या मेहनत किया है, और जो किया है उसके अंदर थोड़ी सी गंभीरता दिखती है, क्वेश्चंस को बड़े आसानी से कर पाता है, ठीक है। आइए, तीसरे नंबर पे हमारा जो आता है उसको हम बोलते हैं पर्यावरण। जो तीसरे नंबर पे आता है वो हमारा आता है इन्वायरमेंट। अब आपको थोड़ी सी कंफ्यूजन ये होगी कि सर इन्वायरमेंटल स्टडीज का एक पार्ट है इन्वायरमेंट, ना कि इन्वायरमेंट 30 नंबर का आता है। फिर से मैं बोल रहा हूं, उसको समझिएगा। जो लोग कहते हैं इन्वायरमेंट की क्लास चल रही है या इन्वायरमेंट कितने नंबर का आता है, वो गलत है, ठीक है। इन्वायरमेंट इज द पार्ट ऑफ इन्वायरमेंटल स्टडीज। इन्वायरमेंट एक हिस्सा है किसका? ईवीएस का, ना कि ईवीएस इज इक्वल टू इन्वायरमेंट। जो लोग ईवीएस इज इक्वल टू इन्वायरमेंट बोलते हैं वो गलत होता है। तो पहली चीज ये हो गई। तो अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाए कि ईवीएस कितने विषयों के मिश्रण से बना हुआ है,
तो ईवीएस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 3 सब्जेक्ट, सोशल साइंस, साइंस और इन्वायरमेंट। बात क्लियर है? यहां तक किसी कोई दिक्कत? ठीक है। एक बात बताओ कि अगर हम कुछ देर के लिए आपसे ये कह दें कि हम इन्वायरमेंट की शुरुआत करने चल रहे हैं, तो इन्वायरमेंट की हिंदी क्या होती है? इन्वायरमेंट की हिंदी क्या होती है? पर्यावरण। ठीक है। इन्वायरमेंट की हिंदी होती है पर्यावरण। आप में से कोई भी एक व्यक्ति क्या मुझे बता सकता है कि इन्वायरमेंट किस शब्द से बना हुआ है? देखिए, Environment. आपके पास एक गुण अगर विकसित हो जाए तो आप एक बेहतरीन विद्यार्थी बन सकते हैं। उस गुण को कहते हैं शब्दों की पकड़। चाहे वो साइकोलॉजी हो, चाहे वो हिस्ट्री हो, चाहे वो पॉलिटी, इकोनॉमी, एनी वन सब्जेक्ट। अगर आप शब्दों को पकड़ लिए और उसकी मीनिंग समझ लिए, तो आपसे अच्छा विद्यार्थी कोई है नहीं फिर इस धरती पे। तो जो इकोलॉजी है, जो इकोसिस्टम है, एक वर्ड होता है इकोलॉजी। ओके, एक वर्ड होता है इकोसिस्टम। तो ऐसे बहुत से वर्ड हैं। एक होता है बायोडाइवर्सिटी। क्या होता है? बायोडाइवर्सिटी। तो ये सब शब्द हैं, इनके अपने मतलब हैं। एक होता है हॉट स्पॉट। आप लोगों ने पढ़ा हॉट स्पॉट्स, ठीक है। एक होता है हॉट स्पॉट्स। लेकिन अभी अभी आपसे कहें कि बिल्कुल हम बेसिक से चल रहे हैं, ABCDEFGH से लेकर के जेड तक। तो अभी पहले हम ABCD को तो समझ लें। आपने जो क्वेश्चन किया वो क्या है? PQR, मतलब बीच में आता है, ठीक है। फिर भी मैं आपको बता दूंगा कि इकोलॉजी का मतलब होता है पारिस्थितिकी। इकोलॉजी का मतलब क्या होता है? पारिस्थितिकी। और इको सिस्टम का मतलब होता है पारिस्थितिकी तंत्र। इसी में लगा लीजिए पारिस्थितिकी तंत्र, ठीक है। हॉट स्पॉट की हिंदी हॉट स्पॉट ही होती है। बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है? जैव विविधता। 5 मिनट दीजिए, ठीक है। इनकी पहली क्लास है तो इनकी रिस्पेक्ट करना थोड़ा सा बनता है? फीस वो जमा हो जाएगी तब नियम से पढ़ाएंगे, हैं? तो ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। क्या नाम है आपका? अभिनव। अभिनव, ठीक है। आप बोर्ड पे देखिए, सब लोग बोर्ड पे देखिए। मैं आपको 2 से 3 मिनट में इन चीजों को समझा देता हूं, ठीक है। ओके, देखो, पारिस्थितिकी को समझने के लिए आपको इन्वायरमेंट समझना पड़ेगा। लेकिन क्वेश्चन आया है तो मैं बता दे रहा हूं कि इस दुनिया में केवल 3 चीजें हैं, हम, तुम और वो। ऐसा आप कह सकते हो कि सर हम, हमारा प्यार और हमारे बच्चे, 3 लोग हो सकते हैं बस दुनिया में। इस दुनिया में केवल 3 चीजें ही हैं जिसकी वजह से ये दुनिया चल रही है। सबसे पहली चीज है जो, उसको बोलते हैं लिविंग, जिसको हम क्या बोलते हैं? सजीव। जो दूसरी है उसको हम क्या बोलते हैं? निर्जीव, नॉन लिविंग। और एक जो तीसरी चीज है उसको बोलते हैं ऊर्जा। ऊर्जा में चाहे परमाणु ऊर्जा हो, चाहे हाइड्रोजन ऊर्जा है, चाहे सूर्य की ऊर्जा है, कुछ किसी भी तरीके से अगर आप एनर्जी में आएंगे तो एनर्जी एक बड़ा टॉपिक है और मैं आपको एनर्जी पढ़ाऊंगा। आपने जियोथर्मल एनर्जी पढ़ा होगा, आपने ताता पानी का नाम सुना होगा, ठीक है। मतलब पृथ्वी से भी ऊर्जा उत्पन्न होती है, गर्म पानी से भी हम बिजली बना लेते हैं। तो मेरे कहने का मतलब ऊर्जा एक अपने आप में टॉपिक है, ठीक है। पर्यावरण के 3 ही अंग हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि पर्यावरण के कितने अंग हैं, तो पर्यावरण के केवल 3 ही अंग हैं, एक लिविंग, एक नॉन लिविंग, एक एनर्जी। डन। अब आप हमें बताओ कि अगर मैं ऐसे 3 बॉक्स बना दूं आपके सामने, एक कह दूं लिविंग का और एक कह दूं नॉन लिविंग का और एक कह दूं एनर्जी का, तो कुछ लोग ऐसे होंगे जो मुझे उदाहरण बता सकते हैं। लिविंग में कौन आता है? जैसे लिविंग में केवल जीव आता है, ठीक है। और जीव 2 प्रकार के होते हैं। कैसे? एक को कहते हैं जंतु और एक को कहते हैं वनस्पति।
अब जंतु दो प्रकार के होते हैं, साइज में थोड़े से बड़े और सूक्ष्म, जिसमें वायरस और बैक्टीरिया आते हैं। अब मुझे एक क्वेश्चन बनता है कि वायरस और बैक्टीरिया में क्या अंतर है? आप अपना होमवर्क समझिएगा इसको। एक छोटा सा होमवर्क है आपका कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वायरस एंड बैक्टीरिया, जीवाणु एंड विषाणु, डीएनए और आरएनए का डिफरेंस है। अच्छा, आप तो बहुत टफ बता दी। बीएससी की हो क्या? अच्छा ठीक है, बीएससी है ना? हाँ समझ गया मैं। जिस शब्द का आपने नाम लिया है वो बीए वाले बहुत बाद में सुनते हैं, रिटायरमेंट के समय, टीचर बनने के बाद। तो एक सीधा सा होमवर्क है कि आपको कल मुझे बताना है कि वायरस और बैक्टीरिया में क्या अंतर होता है। एक मैं बता दे रहा हूं कि जो बैक्टीरिया होते हैं वो स्वयं से बॉर्न हो सकते हैं, वो फ्री होते हैं, वो एक हम लोगों की तरह है, हमको किसी की आवश्यकता है नहीं। लेकिन जो वायरस होते हैं उनको जीवित रहने के लिए किसी दूसरे जीव की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो ऐसे आप गूगल पे, चैट जीपीटी पे जा करके अपना होमवर्क समझिएगा कि बैक्टीरिया और वायरस में क्या अंतर होता है। डन? आ जाइए, क्या नाम बताया था आपने? अभिनव। तो आपने ये देखा कि सजीव में केवल जीव आते हैं, जिसमें क्या आता है? जंतु और वनस्पति। जंतुओं का अध्ययन क्या कहलाता है? जूलॉजी। और वनस्पतियों का अध्ययन क्या कहलाता है? बॉटनी। ठीक है। नॉन लिविंग में मोटी मोटा चीजें बताइए। नॉन लिविंग में तो चीजें बहुत हैं, लेकिन कुछ चीजों को बताइए, जैसे जल, जैसे हवा या वायु, जो भी आप कह लीजिए, या इसी में क्या आ जाता है? मिट्टी। ठीक है, और भी चीजें जो भी आप समझ सको। नॉन लिविंग में जितनी भी चीजों को आप याद कर सकते हो सब नॉन लिविंग में आती हैं। ठीक है। एनर्जी में सबसे बड़ी ऊर्जा कौन सी है? सौर ऊर्जा। दूसरी कौन सी है? परमाणु ऊर्जा। ठीक है। अभी हाइड्रोजन बम भी बनाए जा मतलब प्रयोग किए जा रहे हैं, तो हाइड्रोजन भी है। जो थर्मल एनर्जी है, भूगर्भिक ऊर्जा, भूगर्भिक ऊर्जा। हाँ, सब कुछ एनर्जी शब्द जहां भी जुड़ा होगा वो सब ऊर्जा में आएगा। ठीक। अब ये जो पारिस्थितिकी है, पारिस्थितिकी ये दर्शाता है कि ये जो लिविंग है ये नॉन लिविंग या एनर्जी से कैसे रिलेटेड है। इकोलॉजी वर्ड क्या है सर? अगर आपसे पूछा जाए पारिस्थितिकी क्या है, तो सर पारिस्थितिकी ये बताता है कि जो पर्यावरण के 3 अंग हैं वो आपस में कैसे संबंधित हैं। मेरी बात समझ में आई? पर्यावरण के तीनों अंग आपस में कैसे संबंधित हैं, ये बात क्या दर्शाती है? पारिस्थितिकी को। इंटरडिपेंडेंसी ऑफ द फैक्टर्स ऑफ इन्वायरमेंट, जो भी इन्वायरमेंट के फैक्टर्स हैं, लिविंग, नॉन लिविंग, एनर्जी, वो कैसे रिलेटेड हैं आपस में। ये बात अगर आपको जाननी है तो आपको एक नया टॉपिक पढ़ना पड़ेगा, जिसको क्या बोलते हैं? पारिस्थितिकी। लेकिन अगर आपको इनको अलग अलग जानना है, इनके संबंधों को नहीं जानना है, तो क्या पढ़ना पड़ेगा? इन्वायरमेंट। तो सर इन्वायरमेंट और इकोलॉजी दोनों में क्या अंतर है? जो इन्वायरमेंट है ये इंडिविजुअल अध्ययन करता है अपने एलिमेंट्स का, अपने फैक्टर्स का। ठीक है। लेकिन जो पारिस्थितिकी है, इकोलॉजी है, ये इंटरडिपेंडेंसी बताती है कि कैसे एक दूसरे से संबंधित हैं। जैसे एक छोटी सी बात मैं अगर आपसे करूं कि मान लीजिए कुछ देर के लिए कि ये एक छोटा सा पेड़ है, ये किसमें आएगा? लिविंग में कि नॉन लिविंग में? लिविंग में। हमने इसको क्या कहा कि सर ये लिविंग है। एक बात बताइए कि अगर इसको अपना भोजन बनाना है, इसके भोजन बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? फोटोसिंथेसिस। यानी द प्रोसेस ऑफ द मेकिंग ऑफ द फूड बाय द प्लांट्स इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। भोजन बनाने की प्रक्रिया पौधों के द्वारा जो क्या कहलाती है? प्रकाश संश्लेषण। दो शब्द हैं, एक है संश्लेषण, एक है विश्लेषण। एक है संश्लेषण और एक है विश्लेषण। संश्लेषण का मतलब ही होता है चीजों को इकट्ठा करना, यानी पौधे कुछ चीजों को इकट्ठा करते हैं। जैसे सबसे पहली चीज क्या इकट्ठा करते हैं सर? जो सबसे पहली वस्तु है इकट्ठा करने वाली वो है
जल। अब बताइए हमें, जल किस में आता है, लिविंग में कि नॉन लिविंग में? नॉन लिविंग में। ये वृक्ष जिंदा कहाँ है सर? मिट्टी में, यानी मिट्टी भी क्या है, नॉन लिविंग। ठीक है सर, इसको O2 की मतलब आवश्यकता पड़ती है, ऑक्सीजन की, और ऑक्सीजन कहाँ है, नॉन लिविंग में। ठीक है सर, अब इसके अलावा इसको सूर्य के ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है, यानी सूर्य के प्रकाश की। अब आप मुझे बताइए, सूर्य का प्रकाश किस में आएगा, एनर्जी में। तो क्या एक जीव अपना CO2 रिलीज करता है? अच्छा ठीक है, CO2 लेता है और O2 रिलीज करता है। तभी तो कहा जाता है ना कि जो पेड़ है वो हमारे मित्र हैं, क्योंकि हमारी जो CO2 निकलती है उसको वो ऑब्जर्व कर लेते हैं और हमको क्या देते हैं, ऑक्सीजन। एलिमेंट्स में ये नकारात्मक चीजों को लेते हैं और हमको देते क्या है, अच्छी चीजें, सकारात्मक। तो CO2 एक खतरनाक गैस है, ये ग्रीन हाउस इफेक्ट में। अच्छा, CO2 से एक बात आप याद रखिएगा कि अभी मैं आपको बताऊंगा कि एक प्लेनेट है शुक्र। शुक्र के इन्वायरमेंट में 95% CO2 उपस्थित है। ठीक है, इसलिए सबसे गर्म ग्रह कहा जाता है शुक्र ग्रह। जबकि सूर्य के नजदीक में कौन है, बुध। बुध के बाद कौन है, शुक्र, मरकरी, फिर वीनस। वीनस को सबसे हॉटेस्ट प्लेनेट कहा जाता है। क्यों? क्योंकि 95% पे क्या उपस्थित है, CO2। क्लियर? ठीक है, CO2 होगा। तो क्या है सर, अब मुझे बताइए आप कि इस पेड़ को, इस वृक्ष को जिंदा रखने के लिए लिविंग होने के नाते इसको नॉन लिविंग और ऊर्जा की आवश्यकता है या नहीं? अगर आप इसके रिलेशंस को पढ़ना चाहते हैं तो फिर आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, इकोलॉजी। अगर इन तीनों को अलग अलग पढ़ना चाहते हैं तो क्या कहलाएगा, इन्वायरमेंट। दोनों में अंतर पता चला? अभिनव, क्वेश्चन आपका सही था इसलिए मैं जवाब दे रहा हूं। दूसरा क्या है, पारिस्थितिकी तंत्र। एक बात बताओ कि जब आप चाय बनाते हो या खाना बनाते हो तो किसी पात्र में, किसी बर्तन में बनाते हो कि नहीं? अगर चावल दाल बनाना है तो कुकर का प्रयोग करते हो, या चाय वगैरह बनाना है तो जो भी भगोना वगैरह। इसका मतलब कि कोई घटना अगर कहीं होती है, चाय बनना एक प्रोसेस है, खाना बनना एक प्रोसेस है, तो उसके लिए किसी पात्र की आवश्यकता होती है। डन। ये जो हमारे लिविंग एलिमेंट्स हैं, ये नॉन लिविंग और ऊर्जा के साथ जहां अपना संबंध बनाते हैं उसी को क्या कहा जाता है, पारिस्थितिकी तंत्र। जैसे कुछ देर के लिए एक पारिस्थितिकी तंत्र का मैं नाम लिख रहा हूं जिसको क्या कहते हैं, आप देखो उसको, क्या वो भगोने की तरह है कि नहीं? ठीक है, एक पारिस्थितिकी तंत्र है जंगल या वन, है कि नहीं? एक पारिस्थितिकी तंत्र है रेगिस्तान। एक पारिस्थितिकी तंत्र क्या है, रेगिस्तान। क्या यहां भी कुछ लिविंग नॉन लिविंग एनर्जी आपस में जुड़ते हैं कि नहीं? तो सर दो शब्द निकल कर आए, एक शब्द आया पारिस्थितिकी, इकोलॉजी, और एक शब्द निकल के आया इकोसिस्टम। इकोसिस्टम क्या है सर, पारिस्थितिकी तंत्र है। ये एक प्लेस को दर्शाता है जहां ये तीनों आपस में अंतःक्रिया कर रहे होते हैं। जो पारिस्थितिकी है ये कोई प्लेस नहीं है, ये एक रिलेशन बताता है कि तीनों कैसे संबंधित हैं। लेकिन पारिस्थितिकी तंत्र क्या बताता है, पारिस्थितिकी तंत्र बताता है कि किस प्लेस पे ये तीनों आपस में जुड़ रहे हैं। अभिनव, क्लियर है? ठीक है, अब तीसरे पे आते हैं। तीसरे को कहते हैं जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी समझने के लिए आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी हमारे साथ, और मेहनत वो ये है कि विविधता का मतलब होता है भिन्नता। विविधता का मतलब क्या होता है, भिन्नता। और जैव का मतलब जीव। जब जैव लिखते हैं, जैव का मतलब जीव ही होता है, जैव का मतलब जंतु नहीं होता, जैव का मतलब केवल वनस्पति नहीं होता, जैव का मतलब जिसमें जंतु और वनस्पति दोनों आते हैं। तो जैव विविधता की बात कर रहा हूं, इसका मतलब
पृथ्वी पर कितने प्रकार के जंतु हैं और कितने प्रकार की वनस्पतियां हैं, ये सारी बातें हमको किसमें जानने को मिलती हैं? जैव विविधता में। लेकिन इतने से जैव विविधता पर्याप्त नहीं है। अब दिमाग यूज करना, जो 3 बातें मैं बोलने जा रहा हूं। पहली बात, अगर एक डॉग है, अगर एक डॉग को मैं किसमें रखोगे? जंतु में कि वनस्पति में? जंतु में। ठीक है सर, एक डॉग है। हमारा सबसे बड़ा प्रश्न जो है कि डॉग की प्रजातियों में भिन्नता पाई जाती है या नहीं? डॉग भी अलग-अलग प्रकार के होते हैं कि नहीं? नंबर 1। नंबर 1 विविधता कि एक ही जाति में जीन परिवर्तन के कारण अलग-अलग नस्लों के कुत्ते या डॉग्स बॉर्न होते हैं, पैदा होते हैं। एक विविधता क्या हो गई? जातीय विविधता। पहली विविधता, जैव विविधता के अंतर्गत जो ए है, जैव विविधता मेन हेडिंग है हमारी, और जैव विविधता के अंदर जो ए कॉन्सेप्ट है वो ये बताता है कि डॉग एक प्रजाति है या जाति है, ये अपने जाति में भी भिन्नता रखते हैं। कोई जर्मन शेफर्ड है, कोई रॉटविलर है, और कौन-कौन से कुत्ते होते हैं तुम लोग जानते हो? बताओ। हाँ, मैं हाँ बोलूंगा बस, ठीक है? तुम लोग रिपीट नहीं कर पाऊंगा, ठीक है? तो मेरे कहने का मतलब कि कुत्तों या बिल्लियों या शेर, चीता, हाथियों में भी प्रजातियां पाई जाती, कि आप कौन सा डॉग रखना चाहते हो। डॉग मैं इसलिए बार-बार बोल रहा हूं क्योंकि ये आम है, हम लोगों के आसपास में रहते हैं। नंबर 1 विविधता हो गई जातीय विविधता। कैसी विविधता? जातीय विविधता। डन। नंबर बी, नंबर बी ये कहता है कि ये किस समुदाय में रहते हैं। यानी अगर मैं ये कह दूं कि ये जंगल में रहते हैं, अगर मैं आपसे ये कह दूं कि जो कुत्ते हैं वो जंगल में रहते हैं, इसका मतलब ये है कि पारिस्थितिकी तंत्र में भी विविधता पाई जाती है। कुत्ते हैं, बिल्ली है, हिरण है, शेर है, चीता है, हाथी है। यानी एक जो विविधता देखी जाती है वो किसमें देखी जाती है? पारिस्थितिकी तंत्र के हिसाब से। एक तो इनके जाति में, एक कहाँ? पारिस्थितिकी तंत्र में। अब जो तीसरी विविधता है, सॉरी, अब जो सी नंबर की विविधता है वो ये बताती है कि जो हॉट स्पॉट एरिया होते हैं, हॉट स्पॉट समझते हो क्या होता है? क्या? सेंसिटिव नहीं, हॉट स्पॉट का मतलब क्या होता है? चलो मैं बताता हूं। भीड़ क्या होती है? जहां लोगों का समूह हो। जैसे आपके घर में बहुत सी चींटियां निकली हुई हैं, लेकिन पूरे कमरे में चींटियां टहल रही हैं, लेकिन एक जगह ऐसी है जहां इतनी ढेर सारी चींटियां इकट्ठा हुई हैं। यानी पूरा कमरा तो आपका हॉट स्पॉट नहीं है, लेकिन वो जो प्लेस है जहां सबसे ज्यादा चींटियां हैं उसको क्या बोलते हैं? हॉट स्पॉट। बात क्लियर है? तो हॉट स्पॉट एक ऐसा प्लेस होता है, जैव विविधता के अलावा समझिए कि हॉट स्पॉट एक ऐसा प्लेस होता है जहां पर उस क्षेत्र के 60% जीव एक जगह पे पाए जाते हैं। सपोज दैट कि पूरे लखनऊ में 2 लाख लोग हैं, लेकिन कपूरथला एक हॉट स्पॉट है। अब 2 लाख का 60% जो भी हो जाए, मतलब आप समझो कि 1,20,000 लोग केवल कपूरथला पे पाए जाते हैं। तो हॉट स्पॉट क्या है सर? हॉट स्पॉट एक ऐसा प्लेस है जहां उस पूरे एरिया के 60 से 70% जीव, चाहे जंतु कह लीजिए चाहे वनस्पति, एक निश्चित क्षेत्र में, एक निश्चित प्लेस में पाए जाते हैं। डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है, ज्यादा मतलब डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है। लेकिन अब आपके दिमाग में एक प्रश्न होना चाहिए कि सर हॉट स्पॉट भारत में कितने हैं? 4 हैं। हॉट स्पॉट भारत में कितने हैं? 4। ठीक है, यहां तक तो आप बता लेंगे। उनमें से सबसे ज्यादा डेंसिटी किस हॉट स्पॉट में है? वेरी गुड, वेस्टर्न में सबसे ज्यादा हमारे जैव विविधता पाई जाती है। ठीक है, अभिनव, मैं आपको चारों टॉपिक जब आगे बढ़ूंगा तो लिखवाऊंगा, पढ़ाऊंगा, समझाऊंगा, लेकिन अच्छे प्रश्न थे इसलिए मैंने सबको समझा दिया।
एक बात बताइए, क्या नॉर्मली ये चीजें आपको समझ में आई कि नहीं? अगर किसी के मन में कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं। हाँ, किस चीज की मतलब? कि वनस्पतियों की कि जंतुओं की? हाँ, सबसे पहली बात, 300 व्यक्ति पर किलोमीटर में पाए जाते हैं वहाँ वेस्टर्न वाले में, तो सबसे ज़्यादा डेंसिटी वहाँ लोगों की है पूरे भारत में। अगर आप मनुष्य पे आ जाओ कुछ देर के लिए, जंतु में तो हम लोग भी आते हैं। तो जंतुओं में आप अगर मनुष्य की देखो तो पूरे भारत में सबसे ज़्यादा डेंसिटी वाला एरिया वेस्टर्न घाट ही है। 300 व्यक्ति लगभग कुछ जिसमें भी निकलता है, किसमें, किलोमीटर में कि वर्ग किलोमीटर में? स्क्वायर किलोमीटर, वर्ग किलोमीटर उसकी को बोलते हैं। तो वर्ग किलोमीटर में 300 व्यक्ति पाए जाते हैं, नंबर 1 चीज। दूसरी चीज, अब आप एनिमल्स का नाम जानना चाहते होंगे क्या? मतलब वही जाना है। वेस्टर्न घाट वनस्पतियों के लिए फेमस है सबसे ज्यादा। ठीक है, चलिए, यहां तक हो गया आपका। किसी को कोई दिक्कत यहां तक? लिखना नहीं है अभी, आप फोटो खींच। हाँ, ठीक है। इकोसिस्टम क्या है, पारिस्थितिकी तंत्र क्या है, उसको समझिए। पारिस्थितिकी तंत्र एक प्लेस को दर्शाता है जहां पर ये तीनों पर्यावरण के घटक या फैक्टर्स आपस में क्रिया करते हैं, अंतः क्रिया करते हैं। ठीक है, कोई और दिक्कत? चलें हम अपने टॉपिक पे आए। हमारा टॉपिक क्या था? इन्वायरमेंट। जल्दी इस फोटो खींच लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ये सब मैं पढ़ाऊंगा अब, ये सारी चीजें मैं आपको लिखवाऊंगा, एक एक बात लिखवाऊंगा, परेशान मत होइए। कर दीजिए सब्जेक्ट वाला बुक। अच्छा, सब्जेक्ट वाला। चलें, इसके पीछे वाला तो नहीं फोटो खींचना है, इसको तो नहीं लेना है। ठीक है, ओके, ये हो गया सबका। अब आ जाइए इस पे, आगे बढ़ सकता हूं मैं? ठीक, बस क्या पढ़ा रहे थे उससे पहले। अभी नहीं, क्लास से बाहर। नहीं, वो बस स्टार्टिंग में बार आपने पूछा था ये अनुच्छेद और धारा जो पूछा था। अच्छा, आरटीई की, आरटीई की 7 और 38, 7 भाग है, 38 धाराएं। ठीक है, जो भी क्वेश्चन होगा आप क्लास के बाहर पूछ लीजिएगा, वो मैं आपको बता दूंगा। क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं भैया? ठीक है, आइए, हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि जो इन्वायरमेंट है, हमने आपसे क्वेश्चन, क्या कोई क्वेश्चन है किसी का लड़कियों में? चलें आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, जो इन्वायरमेंट है हमारा, वो एक फ्रेंच भाषा का शब्द है। फ्रेंच आया हुआ क्वेश्चन है, फ्रेंच भाषा का एक शब्द है इनवॉर्नर। क्या नाम है? इनवॉर्नर। ठीक है, ये सीधे सीधे पूछता है कि इन्वायरमेंट किस भाषा से बना है, या आप ऐसे पूछेगा कि जो इन्वायरमेंट है वो इन्वार्नर से बना है, और इन्वार्नर किस भाषा से लिया गया है। तो लैटिन वगैरह, ग्रीक वगैरह आप नहीं कह सकते हो, क्या कह सकते हो? फ्रेंच भाषा का एक शब्द है इन्वार्नर। ठीक है, आपने कई बार पढ़ा होगा, बचपन में पढ़ा होगा कि जो पर्यावरण है वो परिधन आवरण से मिलकर बना है। किससे बना है? परिधन आवरण से। इसका मतलब होता है, परि का मतलब चारों ओर, और आवरण का मतलब होता है ढका हुआ। वेरी गुड। तो मतलब हमको उन सभी चीजों के बारे में पढ़ना है जो हमारे, ढका हुआ मतलब ऐसा नहीं कि ले आके कंबल फेंक दिए हमारे ऊपर है, जो उपस्थित है। सबसे अच्छा वर्ड होगा कि हमारे आस-पास चारों ओर जो भी चीज प्रेजेंट है, उन सब के बारे में हमको पढ़ना है अलग-अलग, ना कि उनके रिलेशंस। उनके रिलेशंस पढ़ेंगे तो वो सेकंड चैप्टर, इकोलॉजी। लेकिन यहाँ पे हमको इनके बारे में क्या पढ़ना है? अलग-अलग। बात क्लियर है? चलो, एक बात बताओ कि मेरा प्रश्न आपसे है, आप शायद बता लोगे, जो एनर्जी है, क्या उसको बॉर्न किया जा सकता है? नहीं। क्या उसको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है?
नहीं, वेरी गुड। ट्रांसफॉर्म टू अनदर फॉर्म, मतलब एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज किया जा सकता है, ठीक है। ओके, एक बात बताओ मुझे कि एक वर्ड है यूनिवर्स, हम सब इसी में हैं, और यूनिवर्स जो जिससे मिलकर बना हुआ है उसको हम बोलते हैं गैलेक्सी। क्या बोलते हैं? एक नहीं है इसलिए मैं गैलेक्सीज लिख दिया, डन। और गैलेक्सीज जिससे मिलकर बनी हुई हैं उनको हम क्या कहते हैं? स्टार्स या तारे। ये सामान्य बात है। यूनिवर्स का मतलब क्या होता है सर? यूनिवर्स का मतलब होता है, ब्राह्मण लिख दिया मैंने, ठीक है, ब्रह्मांड। और गैलेक्सी का मतलब क्या होता है? आकाश गंगा। और स्टार्स का मतलब क्या होता है? ठीक, तारे। कोई व्यक्ति ऐसा है जो मुझे अपनी आकाश गंगा का नाम बता सकता है? मिल्की वे, ठीक है। क्या इसी को हम मंदाकिनी भी कहते हैं? क्या इसी को हम क्या कहते हैं? मंदाकिनी। क्या इसी को हम दुग्ध मेखला, मेखला या मेघला जो भी कहते हैं? ठीक है, दुग्ध मेखला को इंग्लिश में ही हम क्या कहते हैं? मिल्की वे। एक बात बताइए कि आपके गैलेक्सी में एक तारा, एक क्या करोड़ों तारे हैं, लेकिन उसमें से आपका जो ऊर्जा का स्रोत है वो है सूर्य, ठीक है। आपकी ऊर्जा का जो स्रोत है वो कौन है? सूर्य। और सूर्य की जो अपनी फैमिली है उसी को हम क्या कहते हैं? सोलर फैमिली, या इसी को क्या कहते हैं? सौर मंडल, ठीक। इसी को क्या कहते हैं? सौर मंडल। एक बात बताइए मुझे कि अगर मैं सूर्य को ऐसे बना दूं और आपसे कह दूं कि सूर्य 3 भागों में है, तो सूर्य के तीनों भागों का नाम कौन बता सकता है? अरे वो पृथ्वी का है, जो आप बता रहे हैं वो पृथ्वी का है, क्रस्ट मेंटल कोर, ठीक है। देखो, जो भी चीजें हैं वो कोर हैं, मतलब जो भी केंद्र होता है वो कोर होता है। हमारा जो प्रश्न है, ये जो हमें सूर्य का जो भाग दिखाई देता है उसी को हम कहते हैं प्रकाश मंडल। क्या बोलते हैं? प्रकाश मंडल, डन। जो हमारा चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण के समय हमें दिखाई देता है उसी को हम क्या बोलते हैं? कोरोना। साधारणतः हमें सूर्य का सबसे बाहरी भाग नहीं दिखता है, हमें केवल कौन सा भाग दिखता है? प्रकाश मंडल वाला। और प्रकाश मंडल मतलब अगर मैं ABCD कर दूं कुछ देर के लिए, मैं क्या कह दूं? A, B और C, तो हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? B के बारे में। प्रकाश मंडल का जो तापमान है वो कितना है? 6000 डिग्री सेल्सियस, 6000 डिग्री सेल्सियस, डन। एक बात आप मुझे बताइए कि सूर्य के कितने नंबर पर पृथ्वी उपस्थित है? सूर्य से कितने नंबर पर? तीसरे नंबर पे। चलो फटाफट बताओ। मान लो ये रेड कलर से क्या हो गया? सूर्य। ओके, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? बुध, ठीक है। इसको विनस, इसको पृथ्वी, और इसको मंगल, ठीक है। बताइए इसको क्या बोलते हैं? बृहस्पति, और इसको शनि, और इसको अरुण, और इसको वरुण। हमारा प्रश्न ये है कि इसमें से लाल ग्रह किसे कहते हैं? मंगल ग्रह को। देखो, प्रत्येक ग्रह की अपनी कोई ना कोई विशेषता है। जैसे कल आपने पढ़ा था प्रत्येक अवस्था की अपनी विशेषताएं होती हैं,
वैसे प्रत्येक ग्रह की अपनी कोई ना कोई विशेषता होती है। ठीक है, एक बात बताओ कि ये जो मैंने पिंक कलर से ये आउटर लाइन खींची है, ये क्या दर्शाती है? शुद्ध ग्रह। क्षुद्र ग्रह है, गैसीय प्लेट्स हैं। ठीक है, इन चार को हम अगर आपसे पूछे क्या कहते हैं, तो आप कहोगे आंतरिक। क्या कहोगे? आंतरिक ग्रह। लेकिन आंतरिक ग्रह के अलावा भी इसे कुछ कहते हैं। बताइए। इसको कहते हैं रॉकी प्लेनेट, यानी चट्टानी। अब आपकी क्लास यहीं से शुरू हो रही है। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? चट्टानी ग्रह। चट्टानी ग्रह मतलब रॉकी प्लैनेट्स। डन। अभी तक आप इसको आंतरिक पढ़े थे, लेकिन आप रॉकी नया समझे। ठीक है सर। ये जो यहाँ पे लेयर है, यहाँ पे गैसीय पिंड जिसे आप क्षुद्र ग्रह कह रहे थे, वो चक्कर काटते हैं, घूमते रहते हैं। यानी जो ये हिस्सा है, यही आंतरिक और बाह्य ग्रह को डिवाइड करता है। बात क्लियर है? अब अगर मैं आपसे पूछूं इसको क्या कहते हैं, इन ग्रहों को क्या कहते हैं, तो आप क्या कहोगे? बाह्य ग्रह। अगर मैं कुछ स्पेशल पूछना चाहूं तो कैसी गैसीय। ठीक है, और वेरी गुड। इन्हीं को हम क्या कहते हैं? जोवियन ग्रह या जोवियन प्लैनेट। क्या बोलते हैं? जोवियन प्लैनेट। और इनको क्या बोलते हैं? रॉकी प्लैनेट। ठीक है, ये हमारे प्रभु जी हैं जिनको हम क्या कहते हैं? सूर्य। ठीक है, डन। एक बात बताओ कि हमारा एक टॉपिक हो सकता है सौर मंडल, लेकिन आज मैं सौर मंडल पढ़ाने के मूड में हूं नहीं। मैं ब्रह्मांड से अपने घर को निकाल के बाहर लाना चाहता हूं। ब्रह्मांड से गैलेक्सी, गैलेक्सी से स्टार, स्टार की अपनी फैमिली। मान लीजिए ये राजा हैं, इनकी 8 पत्नियां हैं। ठीक है, हम तीसरी पत्नी की बात करना चाहते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? पृथ्वी। अभी सब फोटो खींच लेना। ठीक है, ओके। एक बात बताइए कि अगर ये हमारी पृथ्वी है, गोला सही बना है? चलो, तो पृथ्वी के मध्य से जाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? इक्वेटर। इक्वेटर को ही हम क्या कहते हैं? 0 डिग्री। या इसी को हम क्या कहते हैं? भूमध्य रेखा। या इसी को हम क्या कहते हैं? विषुवत रेखा। ठीक है सर, विषुवत रेखा। समझ गया, डन। एक बात बताइए कि यहाँ नॉर्थ पोल कहाँ है और साउथ पोल कहाँ है? यानी कहीं भी पूछ लो सर, अगर कभी भी आपसे पूछा जाए कि जो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ कैसे होता है पेपर पे, तो ये ईस्ट होता है, ये वेस्ट, ये नॉर्थ, ये साउथ। डन। एक बात बताइए, हॉरिजेंटल और वर्टिकल का मतलब आप लोग समझते हो क्या होता है? हॉरिजेंटल है कि ये वर्टिकल है? हॉरिजेंटल है। और अगर हम ऐसे लाइन खींच दे तो? ठीक है, एक डेमो देते हैं आपको। अगर ये पृथ्वी है, तो ये मैंने हॉरिजेंटल खींचा कि वर्टिकल? हॉरिजेंटल। इसका मतलब ये जो है नॉर्थ हेमिस्फीयर है, और ये क्या है? साउथ हेमिस्फीयर। उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। ये मान लीजिए ए नंबर का चित्र था। अब मैं बी नंबर की बात करूं, और अगर मैं ऐसे कर दूं, तो ये क्या है? ईस्ट। ये क्या है? वेस्ट। डन। यानी पृथ्वी को हम दो भागों में पढ़ सकते हैं, दो तरीके से, या तो उत्तर और दक्षिण में, या तो पूरब और पश्चिम में। छोटे वाले दोनों समझ में आए हैं आपको? ठीक है, एक बात बताइए कि अगर मैं इस पे ऐसे सारी रेखाएं खींच दूं प्रत्येक 1 डिग्री पे, तो उसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में? लैटिट्यूड। पूरे पृथ्वी पर कितनी अक्षांश रेखाएं हैं? 179। कैसे जवाब दोगे? आपके सामने ऑप्शन है 179, आपके सामने है
आपके सामने है 180 और आपके सामने है 181। बताइए कैसे जवाब देंगे? 179 और 180 और 181 तीनों सही हैं। तीनों सही हैं। एक ये जो है ये 0 डिग्री पे है, और अगर आपको पता हो थोड़ी सी मैथ, अगर आप पढ़े हो, मुझे भी बहुत मैथ नहीं आती है, तो एक गोले के आधे हिस्से में 90 रेखाएं खींची जा सकती हैं। कितनी रेखाएं? 90। क्योंकि अगर आप यहाँ से एक शुरू करोगे तो जस्ट यहाँ पे 90 आएगा, लेकिन 90 वाली रेखा, 90 वाली रेखा नहीं होगी, केवल एक पॉइंट्स के रूप में होगी या एक बिंदु के रूप में होगी। तो अगर मैं ये कह दूं कि दोनों ध्रुवों को छोड़ दिया जाए तो अक्षांश रेखाओं की संख्या 179। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि विषुवत रेखा को अगर छोड़ दिया जाए तो अक्षांश रेखाओं की संख्या 180। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि किसी को ना छोड़ा जाए, ना तो पोल्स को ना तो 0 डिग्री को, तो कितनी? तो मेरा प्रश्न ये था कि पढ़ना तो अलग बात होती है, लेकिन क्वेश्चन करना अलग बात होती है। आप 181 भी बोलते तो भी मैं सही मानता, 180 बोलते तो भी मैं सही मानता, 179 बोलते तो भी मैं सही मानता, लेकिन कब? जब आप हमसे पूछते कि सर क्वेश्चन सही से पूछो। मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है सर। हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है कि अगर मैं इस तरीके से लाइन खींचूं तो उन्हें हम क्या बोलते हैं? देशांतर, लॉन्गिट्यूड। यानी ये जो हमने लिखा है ये किसकी बात लिखी है? अक्षांश की। और अगर मैं यहीं बगल में देशांतर लिखूं तो देशांतर रेखाएं कितनी होती हैं? तो क्या बताओगे? 360 डिग्री। वेरी गुड। अगर कोई गोला है तो अगर ऐसे घूमेगा तो कहां तक पहुंचेगा? 360। यानी देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी होती है? 360। अब मेरा प्रश्न ये है कि एक अक्षांश से दूसरे अक्षांश में जाने पर व्यक्ति को कितने किलोमीटर चलना पड़ता है? अरे, एक अक्षांश से दूसरे अक्षांश में जाने पर किसी व्यक्ति को कितने किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ेगी? आया हुआ क्वेश्चन है आपके यूपी टेट का। आया हुआ क्वेश्चन है आपके यूपी टेट का। इसीलिए मैंने पहले ही बोल दिया था कि जो मैं इंट्रोडक्शन आज दे रहा हूं इन्वायरमेंट का, वहां से कम 3 से 4 क्वेश्चन आएंगे। आप पेपर पाइएगा तब बताइएगा मुझे। 3 किलोमीटर नहीं भैया, 111 किलोमीटर। अगर आप 3 किलोमीटर कहोगे तो मैं 181 इंटू 3 कर दूंगा। तो ठीक है। एक अक्षांश से, लिसन, आज आपको लिखना नहीं, आज आपको केवल अपना माइंड ओपन करना है, ठीक है? जैसे हम लोगों ने जो है साइकोलॉजी में किया था। एक अक्षांश से दूसरे अक्षांश पे जाने पर कितने किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती है? 111। डन? ठीक है सर। अगर एक देशांतर से दूसरे देशांतर में जाना हो तो वहाँ टाइम बताइए। मैं केवल दूरी पूछ रहा हूँ, और अगर मुझे डिस्टर्ब करोगे तो अभी मैं 2 घंटे पढ़ाऊंगा, फिर टाइम भी निकालना सिखाऊंगा तुम्हें, ठीक है? जो 111.4 किलोमीटर एक देशांतर, अगर मान लीजिए कि आपको ऐसे जाना हो 1 2 3 4, तो ये अक्षांश जा रहे हो 111 किलोमीटर। लेकिन अगर यहां से एक ऐसे में खींच दूं, फिर ऐसे खींच दूं, फिर ऐसे, फिर ऐसे, तो ये तो देशांतर है ना। और अगर इस देशांतर से इस देशांतर तक हमको जाना है तो कितने किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ेगी? 111.4। दोनों क्वेश्चन आपका सही हो जाएगा। 2 क्वेश्चन ये तैयार करिएगा और 2 जो उत्तर है इसको देख लीजिएगा। बात क्लियर हो गई? आइए अब, अगर मैं पृथ्वी का अध्ययन करने के लिए दूसरे कलर से, इस कलर से नहीं, ताकि चीजें आपको समझ में आए, अगर मैं एक लाइन ऐसे खींच दूं तो इसको क्या बोलेंगे? 23.5 डिग्री तो आपने बोल दिया,
23.5 डिग्री क्या? नहीं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तो ठीक है, लेकिन कौन सी दिशा? नॉर्थ, क्योंकि हम आधे पे काम कर रहे हैं, इस पे काम कर रहे हैं जहां पे एन लिखा हुआ है, तो 23.5 डिग्री नॉर्थ। और अगर 23.5 डिग्री नीचे खींचे तो साउथ एस। अब मुझे दोनों का नाम बताओ, इसको क्या कहते हैं और इसको क्या कहते हैं? डिस्टर्ब हो जाओगे तुम। बताओ, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8। नाम बता सकते हो? सीक्वेंस में नहीं आते, ठीक है। गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। सर आ जाओ। एक जज साहब थे, तो उनका दिमाग बहुत गर्म रहता था हमेशा। कौन थे? एक जज साहब थे, उनका दिमाग बड़ा गर्म रहता था हमेशा। उनको गुस्से की वजह से उनको हटा दिया गया, और आजकल अपने घर के सामने आराम से तंबाकू रगड़ के खाते रहते हैं और रिटायर हो चुके हैं। ठीक है, उनका स्वभाव क्या था? गरम, सीजे, पत्री, मेजो। याद कर लोगे? गरम, सीजे, पत्री, मेजो। ग से क्या हो जाएगा? र से, म से, शी से, जे से, और प से। पंजाब तो नहीं? इतना बुद्धि है ना कि पूरी कर्क रेखा घुमा के फिर ऐसे भेज दो। आगे बढ़ रहे हो ना कि सर प से पंजाब भी तो होता है, तो मैं यहाँ से नीचे चला जाऊंगा बिना सीढ़ी के। डन। तो त्री से और मिजो से अब तो बता दोगे क्रम में, ठीक है। अब इंटरव्यू में नहीं कि रुकिए सर, गरम, सीजे, पतरी, मेजो, भगा देगा तुम्हें, कहेगा ट्रिक से याद करके आई हो। तो मन में अपने सोच लेना, बिटिया अभी फोटो खींच लेना, अभी कलम चलाओगी तो फिर माइंड डिस्टर्ब होगा। तो आइए सर, अगर पृथ्वी का और अध्ययन करना हो मुझे, अगर पृथ्वी का और अध्ययन करना हो मुझे, तो मैं 66.5 डिग्री नॉर्थ में एक रेखा खींचता हूं और 66.5 डिग्री साउथ में एक रेखा खींचता हूं। डन। अब मेरा प्रश्न ये है कि सूर्य की किरणें सीधे कहां पड़ेंगी? गलत। अगर मैं ऐसे कर दूं तो सूर्य की किरणें सीधे कहां पड़ रही हैं? विषुवत रेखा पे। तुक्का? अच्छा, थोड़ा ऊपर। अब बताओ। ठीक है, तुम लोगों का सूरज अलग है। सूर्य की सीधी किरणें इस एरिया में पड़ती हैं, यानी कर्क और मकर रेखा के, इसलिए इस एरिया को उष्णकटिबंधीय कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसलिए इस एरिया को क्या कहा जाता है? उष्ण। उष्ण का मतलब समझते हो? गर्मी। ठीक है सर। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि सूर्य की किरणें कहां नहीं पहुंचती हैं? नॉर्थ पोल पे, और कहां नहीं पहुंचती हैं? साउथ। यानी इस एरिया में क्या है? शीत, और इस एरिया में क्या है? शीत। तो ये हो गए शीतकटिबंधी, ये उष्णकटिबंधीय एरिया, और ये कौन सा? शीतकटिबंधीय एरिया। डन। अगर जो बचा हुआ हिस्सा है इसको लिखना चाहे तो आप क्या लिखोगे? देखो, बहुत ध्यान से समझना कि नीचे से उष्ण और ऊपर से शीत, तो इसको हम कहते हैं शीतोष्ण। क्या कहते हैं? शीतोष्ण। तो शीतोष्ण नीचे भी होगा, शीतोष्ण। डन। ओके, एक बार बताओ, एक शीतकटिबंधी, बी शीतोष्ण, सी उष्णकटिबंधी, और डी इनमें से सभी, सबसे ज्यादा जैव विविधता कहां पाई जाती है?
क्योंकि यहाँ पे जलवायु गर्म है। डन। इसका मतलब जैव विविधता या हॉट स्पॉट या इन्वायरमेंट पे पृथ्वी की स्थिति का असर होता है या नहीं? होता है। यानी वो जो हॉट स्पॉट है, वो जो जैव विविधता वाला एरिया है, जो इकोलॉजी है या इकोसिस्टम है, जो वो किस एरिया में है ये भी मायने रखता है कि नहीं? यानी जो हॉट स्पॉट यहाँ होंगे उनमें जीवों की मात्रा सर्वाधिक होती है। बात क्लियर है? जो हॉट स्पॉट या बायोडाइवर्सिटी यहाँ होगी उनमें जीवों की मात्रा सबसे कम होती है। सामान्य कहाँ होती है? शीतोष्ण वाले में। एक मेरा थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन है आपसे कि इस पृथ्वी पर ऊर्जा का, सूर्य का क्या प्रभाव होता है? अगर कोई व्यक्ति यहाँ से ऊपर जाए तो उसके तापमान में वृद्धि होगी कि कमी? कमी होगी। यानी इक्वेटर से ऊपर जाने पर भी तापमान में कमी और नीचे आने पर भी तापमान में कमी। डन। अगर एक व्यक्ति जो नॉर्थ से साउथ आ रहा है तो उसके तापमान में क्या होगा? वेरी गुड। पहले टेम्परेचर क्या होगा? बढ़ेगा, क्योंकि भाई अगर ठंडे प्रदेश से इधर आ रहा है तो बढ़ेगा और यहां से इधर आ रहा है तो ये क्वेश्चन आया हुआ है, ये प्रश्न आया हुआ है कि यदि कोई व्यक्ति नॉर्थ पोल से साउथ पोल जाता है तो उसके तापमान के बारे में सही कथन बताइए। उसके तापमान के बारे में सही कथन क्या है? पहले बढ़ेगा फिर घटेगा। ये बात क्लियर है? ओके। एक बात बताइए कि अगर आप कोई भी, मान लीजिए ए नाम का कोई व्यक्ति है, अगर ऊंचाई पे जा रहा है तो उसके तापमान में वृद्धि होगी कि कमी? तापमान में कमी होगी, क्योंकि ऊंचाई पे जा रहा है। टन। कितने की कमी होगी? अगर वो 1000 मीटर चला जाए, 1000 मीटर मतलब 1 किलोमीटर, तो कितने की कमी होगी? ये प्रश्न भी आया हुआ है। 6.5 डिग्री सेल्सियस की। प्रत्येक 1000 मीटर ऊपर जाने पर उस व्यक्ति के तापमान में 6.5 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि की कमी? कमी। ठीक है, 6.5 डिग्री सेल्सियस की कमी। ये प्रश्न भी आपको पता होना चाहिए लगभग। शायद मैंने प्रीवियस ईयर किया है तो मुझे याद है, लेकिन किसमें याद है, कहाँ आया था एग्जैक्ट नहीं पता, लेकिन आए हुए क्वेश्चन में पढ़ा रहा। एक बात बताइए कि भारत की स्थिति यहाँ कहाँ है? इक्वेटर के आसपास। बताइए। कर्क रेखा पर। ठीक है। अगर मैं कुछ देर के लिए ये कह दूं कि भारत कुछ ऐसा, तो सही है? अब बताओ भारत साउथ में है कि नॉर्थ में? नॉर्थ। पहला जवाब आया कि सर कहाँ है? नॉर्थ। और इस हिसाब से बताओ कहाँ है? तो केवल नॉर्थ नहीं, भारत कहाँ स्थित है? नॉर्थ ईस्ट। एक प्रश्न। ठीक है। दूसरा प्रश्न कि भारत के साउथ में गर्मी क्यों पड़ती है? क्योंकि जो कर्क रेखा है बीचों बीच गुजरती है और इक्वेटर से करीब में। डन। हाँ, इसीलिए आप जो हम लोगों ने शुरू किया था, जो अभिनव ने जो क्वेश्चन पूछा था वो सही था। अगर मैं लद्दाख की बात करूं, इतनी ठंडी क्यों? क्योंकि ऊपर का एरिया हमारा कवर करता है। यहां तक तो बात समझ में आई सर? 100%। यहां तक किसी के मन में कोई क्वेश्चन हो तो बताइए मुझे। आप देख लीजिए, और यहां तक अगर किसी के मन में कोई भी प्रश्न हो तो मुझे बताइए। हो गया? क्वेश्चन बताओगे? अब आपकी जिज्ञासा क्या होनी चाहिए? लिसन,
अक्सर मेहनत करने वालों को ठंडी नहीं लगती है। तो तुम लोग हमसे बुलवा रहे हो कंटिन्यू 1.5 घंटे 1 घंटे, तो मुझे लग रहा था कि एसी नहीं चल रही है क्या? तब तक मैं देखा कि एसी बंद करवा दिए। अत्याचार पे अत्याचार अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, हो गया है, टाइम हो चुका है, आपके फीडबैक का टाइम है बस। एक बात मुझे बताइए, एक प्रश्न और बताइए मुझे, आपकी उत्सुकता ये होनी चाहिए घर पे जाकर के कि 0 डिग्री रेखा कितने देशों से होके गुजरती है? पहली बात। आपका प्रश्न ये होना चाहिए कि मकर रेखा कितने देशों से होके गुजरती है? आपका प्रश्न ये होना चाहिए कि कर्क रेखा कितने देशों से होकर के गुजरती है? बात क्लियर है? आपका होमवर्क है कि कर्क, विषुवत और मकर रेखा कितने देशों से होकर के गुजरती है? कर लोगे? शुक्ला जी, होमवर्क करना क्या आता है वो बताइए, है ना? लेकिन जिस दिन पूछ लेता है तो उस दिन हम लोग पानी लेके नहीं जाते हैं। तो 5 मिनट के होमवर्क के लिए हम अपना 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन खराब कर देते हैं। तो मैं जितना कह रहा हूँ वो आपको करना पड़ेगा, ठीक है? कुतुबुद्दीन ऐबक जो था मोहम्मद गौरी का गुलाम था और उसके मरने के बाद वो क्या बन गया? राजा। और कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था इल्तुतमिश, उसके मरने के बाद क्या बना? इल्तुतमिश का गुलाम था बलबन, उसके मरने के बाद क्या बना? जिस बच्चे के अंदर दास के भाव हैं, गुरुजी जो कह दो, छोले उठा लाना है आज भंडारा से, पूड़ी उठा लानी है ले आनी है, ये नहीं कि सर बेइज्जती होगी कहाँ से कैसे लाएंगे ना, होमवर्क करना है सर, हाँ करना है, निश्चित रूप से आप बेहतरीन हो जाओगे। दास मतलब दास बनो नहीं, उसके भाव रखो, फिर तुम राजा बनोगे। कोई भी राजा डायरेक्ट राजा नहीं बनता है, इतिहास आप उठा करके पढ़ के देख लो, ठीक है? बताइए, तो होमवर्क आपको करना है कि कर्क, विषुवत और मकर रेखा के देशों के नाम, ठीक? 1 मिनट और दीजिएगा मुझे। एक बात बताइए कि अगर मैं ऐसे पृथ्वी बना दूं कुछ देर के लिए, तो कॉन्टिनेंट बताओ मुझे कितने हैं? 7, ये 0 डिग्री है। ऑस्ट्रेलिया जो है वो विषुवत रेखा को टच करती है या नहीं? नहीं। गुस्साओ नहीं, आराम से बताओ, ठीक है? मान लीजिए कि कुछ देर के लिए ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका ऊपर है कि नीचे? ठीक है, साइलेंट कर दीजिए। ये क्या हो गया हमारा? अंटार्कटिका। 2 हो गए। एक बार बताओ, क्या अफ्रीका के बीचों बीच होकर गुजरती है विषुवत रेखा? ऑलमोस्ट। देखो मुझे भी नहीं पता है, तुम लोग जैसा बता दो आज कि अफ्रीका के बीचों बीच होकर गुजरती है कि नहीं विषुवत रेखा? पक्का? अगर गलत होगा तो तुम जिम्मेदार हो गए हैं, ठीक है? ओके, मान लीजिए कि कुछ देर के लिए हम मान लिए कि ये हमारा कौन सा हिस्सा है? अफ्रीका वाला। डन। अब मुझे बताइए कि अमेरिका कहाँ है? नॉर्थ अमेरिका इस हिस्से में और साउथ अमेरिका, तो कितने हो गए? 1 2 3 4 5, यानी 2 बचे। एक कौन सा बचा? एशिया। और एक कौन सा बचा? यूरोप। मैं पहले ही सॉरी बोल दे रहा हूं, ये मैं तुम लोगों के हिसाब से पढ़ा रहा हूं, ठीक है? तो ये कौन सा हो गया सर? एशिया। और ये कौन सा हो गया? ये क्या हो गया? अफ्रीका। ये क्या है? नॉर्थ अमेरिका। ये क्या है? ठीक है, डन। लो, ये पृथ्वी का ईस्ट, ये वेस्ट। तो जो कंपनी आई थी वो पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने आई थी, यानी ये सारे देश कहाँ स्थित हैं? पूरब में। एक बार बताओ कि एशिया में भारत कहाँ स्थित है? यानी अगर एशिया को भी हम प्लस बना दें तो ये एशिया का ईस्ट, ये एशिया का वेस्ट, ये। अब मेरा प्रश्न ये है जो आया हुआ है क्वेश्चन कि भारत एशिया के किस दिशा में स्थित है?
साउथ ईस्ट। प्लीज इस बात को दिमाग खोल के समझ लेना कि भारत एशिया के कहाँ स्थित है? साउथ। यही प्रश्न आया हुआ था जिसको बताने के लिए मुझे ये पंचायत करनी पड़ी, दिखा के समझाना पड़ा मुझे कि हर देश पे प्लस बनाया जा सकता है और प्लस बना के उसको 4 भागों में बांटा जा सकता है। तो पहले तो पूरी पृथ्वी को हमने प्लस बना के 4 भागों में बांट दिया, ठीक है। अब हमने एशिया को 4 भागों में बांट दिया, तो एशिया के इधर जो है मंगोलिया, इधर कौन है? रसिया, इधर कौन है? चाइना, नेपाल, फिर हमारा भारत। तो भारत एशिया के साउथ ईस्ट में है, इसलिए साउथ ईस्ट एशिया के देश कहे जाते हैं कौन? भारत, इंडोनेशिया, जकार्ता। ठीक है, अगर आप लिखवाना चाहते हो तो आपकी इच्छा मैं पूरी कर दे रहा हूं, ठीक है। इंडोनेशिया, फिर कौन सा है? जकार्ता, सुमात्रा, मलाया, वियतनाम, ये सारे मसाला वाले देश हैं। आप जिस व्यक्ति को सबसे बेहतरीन ज्योग्राफी आती है, उस व्यक्ति को सबसे बेहतरीन हिस्ट्री आती है। विदाउट ज्योग्राफी यू कैन नॉट स्टडी अबाउट हिस्ट्री। अगर हिस्ट्री आपको जाननी है बेहतरीन, तो आपको ज्योग्राफी आनी चाहिए, क्योंकि उसमें साफ साफ लिखा है कि दक्षिण पूर्वी एशिया के साथ व्यापार। दक्षिण पूर्वी एशिया के साथ व्यापार मतलब पूरे एशिया से अंग्रेजों ने व्यापार नहीं किया। किससे व्यापार किया? दक्षिण पूर्वी एशिया के साथ। मुझे 1 मिनट का समय चाहिए, मैं शुरू से रिवीजन कर रहा हूं और आपको 10-10 सेकंड का समय मिलेगा, ठीक है। ये समझ में आया था आपको? कोई दिक्कत? ठीक है। ये वाला हिस्सा मतलब मेजर रूप से आपको क्या पढ़ना है, मेजरली क्या पढ़ना है। फिर ये वाला हिस्सा क्लियर? कोई दिक्कत किसी को? कम से कम 10 से 15 क्वेश्चन करवाया हूं, ध्यान रखिएगा। ओके, अभिनव, ये आपके जो प्रश्न थे वो आपको समझ में आ गए थे? वेरी गुड। ये आपने सोचा होगा कि यार तुम गुरुजी पूरा बोर्डवा भर देते हो कोना कोना, इसमें क्यों पूरा बोर्ड नहीं भरे? यानी इसमें भी साइकोलॉजी यूज किए हो? हाँ, क्योंकि इसके महत्व को बढ़ाने के लिए मैंने केवल यहाँ एक बात लिखी है बस, ताकि आपको ये बात याद रहे कि इन्वायरमेंट किससे बना हुआ है? इन्वायरनर से। बहुत सी बातें लिख देते तो शायद इसका महत्व कम हो जाता, ठीक है। ओके, ये भी हो गया सर। अब ठीक है, ओके, ये कोई दिक्कत? कोई भी प्रश्न अगर आपको पूछना होगा तो आप फ्री हो, बिल्कुल जो आपके मन में आ रहा हो, मैं सारे प्रश्नों का जवाब दे। ठीक है, बिल्कुल ऐसा आप कह सकते हो। जोबियन शब्द का इतिहास देखना पड़ेगा कि जोबियन क्यों कहते हैं इसे। आप बिल्कुल सही हो कि गैसीय ग्रह भी कहते हैं इन्हें, लेकिन जोबियन शब्द क्यों कहते हैं? हमें ऐसा लगता है कि कोई व्यक्ति ने इन्हें खोजा होगा, ठीक है, तो उसके नाम पे पड़ा होगा, मुझे ऐसा लगता है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट, सबसे इंपॉर्टेंट पेज अब तक का समझ जाओगे। इसका मोहिनी बताओ, इसका ये गरम का फुल फॉर्म? क्या? बोलो जल्दी से। हाँ, ठीक है, बस सीजिएगा। सबका साथ सबका विकास ना, ठीक है। पत्रिका मी से मिजोरम ना, जो से क्या होगा? अच्छा, मिजोरम ही होगा ना, ठीक है। मतलब घर पे तो नहीं सोचोगे ना कि जो से कौन सा राज्य का नाम है, ढूंढते रहो पूरा 10-15 मिनट, हैं? ओके, नेक्स्ट, डन, ठीक है। अब मुझे एक बात बता दीजिए आप, जाते जाते एक प्रश्न मेरा और, कि इन्वायरमेंट और इकोलॉजी में क्या अंतर है? इन्वायरमेंट और इकोलॉजी में क्या अंतर है?
इन्वायरमेंट में हम इंडिविजुअल स्टडी करते हैं और इकोलॉजी में हम कि ये तीनों आपस में कैसे जीवित हैं एक दूसरे के साथ रह करके। लोग कहते हैं ना मिट्टी को जीवित रखना है तो उसमें घास लगाओ, वृक्ष लगाओ, यानी मिट्टी के जीवन के लिए भी पेड़ पौधों की आवश्यकता है और पेड़ पौधों के जीवन के लिए मिट्टी की आवश्यकता है। राजस्थान में पेड़ लगा के आओ, लगेगा? नहीं लगेगा। अच्छी मिट्टी की आवश्यकता है। यानी ये पति पत्नी एक दूसरे के ऊपर इंटर डिपेंडेंट हैं। इसी को कहते हैं अंतःक्रिया। क्लियर है? ओके।